India's relationship with countries of this region has progressed in recent years. And you can see that especially as the Indian economy itself पाकिस्तान को हर समय टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज। जैसे नैपकिन होती है, आपने हाथ पहुंचे, मुंह पहुंचा, नाक पहुंची, फेंक दिया डस्टबिन पे। ये पाकिस्तान की असली औकात है और पाकिस्तान trade levels had reached $77.89 billion last year. In fact, I think it was about $8-9 billion higher the previous year. और आज भारत के पास इतना पैसा है कि रूस से भी कई गुना ज्यादा पैसा है भारत के पास। तो क्या करें फिर? जो पुराना मित्र है, जो हमारे साथ खड़ा रहा है, उसको भूल जाए। उसको बोले कि ठीक है, अब तो हमारे पास पैसे आ गए, कौन रशिया यार, भाड़ में जाओ, चलो अमेरिका, आप और हम चलते हैं बैठ के कॉफी। And External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrived in Saudi Arabia to attend the inaugural India-Gulf Cooperation Council Foreign Ministers meeting. This significant gathering includes representatives from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Kuwait and Oman. लेकिन अमेरिका को एक ये बात नहीं पता थी कि चुपचाप बैठा एक अमेरिका का पालतू बच्चा जो मुंह नहीं खोलता था, हाथ जोड़ के सर झुका के अमेरिका से बात करता था, वो बच्चा धीरे 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 बादाम खा के बड़ा बन रहा है। धीरे धीरे अमेरिका ने भी बोला कि हाँ ठीक है, अपना बच्चा है, इसको बड़ा बनने दो, कोई बात नहीं। वो बच्चा बड़ा बनता गया और एक दिन उसने अमेरिका को भस्मासुर की तरह भस्म करने की कोशिश। External Affairs Minister S. Jaishankar on Monday called for a ceasefire in the Gaza conflict zone as soon as possible. Speaking at the first India-Gulf Cooperation Council Foreign Ministers meeting, Jaishankar highlighted that the situation in Gaza is the foremost concern. India, for its part, plays an equally vital role in the Indo-Pacific because it is India which in many ways extends the Indo-Pacific's reach further westwards. We offer enormous opportunities for Mediterranean countries to invest, to trade, to collaborate and to exchange. हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा और थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि जो एस जयशंकर साहब है, उन्होंने पाकिस्तान और चीन की पूरी औकात दिखा दी है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक वो आस्तीन का सांप है कि ये जहाँ भी बैठता है, और चाइना वो आस्तीन का सांप है, ये जहाँ भी बैठते हैं सबसे पहले उन्हें ही डसते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक टाइम था पाकिस्तान के लिए कि जो पाकिस्तान है वो जहाँ पर भी जाता है सिर्फ़ और सिर्फ गंद फैलाता है। इसकी एक मिसाल ये ले लीजिए कि इसके बहुत से देशों ने इसके जो वीज़े हैं वो बैन कर दिए हैं, और पूरी तरीके से वो बैन है क्योंकि ये जा कर के इनका धंधा था कि इनको भीख मांगना था। अभी फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये साफ तौर पर कहा था कि बातचीत का दौर जो है अब ख़त्म हो चुका है, अब पाकिस्तान के साथ में कोई भी बातचीत नहीं की जा सकती। इस पर पाकिस्तानी मीडिया फॉरेन मिनिस्टर साहब के इस बयान पर और जो आगे उन्होंने बयान दिए हैं उन पर किस तरीके का रिएक्ट कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें फिर? तो क्या करें? जो पुराना मित्र है, जो हमारे साथ खड़ा रहा है, उसको भूल जाए। उसको बोले कि ठीक है, अब तो हमारे पास पैसे आ गए, कौन रशिया यार, भाड़ में जाओ, चलो अमेरिका, आप और हम चलते हैं बैठ के कॉफी पीते हैं। क्या यह करना चाहिए भारत को? बिल्कुल नहीं। दोस्तों कई लोग ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई रूस ने जो करा, रूस ने बड़े सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जब आपको हथियार दिए थे, और रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी, और रूस ने डिपेंडेंट, वो तो हर एक देश करता है, वो तो हर एक देश करता है। आपको क्या लगता है जो भारत हथियार आर्मीनिया को सप्लाई कर रहा है, भारत पूरा बना देता है उनको कि पिनाका की ये ड्राइंग्स हैं तुम ले लो? कोई देश नहीं करता यार ऐसे। जब आपकी बहुत मोटी डील, बहुत बड़ी डील होती है, तब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई लोग लिख चुके हैं कि साहब ऐसा भी कोई रशिया ग्रेट नहीं है और रशिया ने ऐसा भी नहीं। ऐसा देखो, जब आप घिरे हों दुश्मनों से, जब पाकिस्तान आपको हर 10 साल में अटैक कर रहा हो, जब चीन आपको आंखें दिखा रहा हो और आपकी सरहदों पर चीन जोर डाल रहा हो, राइट, जब सब कुछ आपके प्रॉब्लम में चल रहा हो, क्योंकि आपके दोनों जो नेबर्स हैं, एक तो न्यूक्लियर पावर है, उस जमाने में पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान बाद में बना, चाइना ऑलरेडी था, लेकिन पाकिस्तान चाइना की शय लेकर भारत पर अटैक कर रहा था, भारत के अंदर टेररिज्म कर रहा था। तब भारत क्या करता है ये बताओ आप? क्या करता भारत? रूस ने करी है मदद? बिल्कुल करी है। आज की तारीख में जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसके लिए वो जर्नलिस्ट पूछ रही है डॉक्टर जयशंकर से, और सब लोग पूछ रहे हैं कि तुमने तेल खरीद लिया, ठीक है, इसमें भारत का फायदा है, इस बार भारत फायदा उठा रहा है रूस का, लेकिन भारत तेल खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा? दोस्तों खरीद रहा है ना।
वही जो रूस ने करा था हमारे लिए अच्छा करा, पर रूस ने भी अपना फायदा उठाया, उसी प्रकार से भारत भी रूस का भला कर रहा है लेकिन अपना फायदा उठा रहा है। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं दोस्तों, यही फॉरेन अफेयर्स है। अब मैं आपको इसका भी उदाहरण दे रहा हूं कि भारत क्या कर रहा है। भारत ने क्या करा, सिंपल सी चीज करी, रूस से बोला कि भाई ठीक है तुम हमें एक तो सस्ता तेल दो, तो रूस ने सस्ता तेल दिया भारत को। भारत ने क्या करा कि भारत ने दो तरफा से फायदा उठाया, एक तो सस्ता तेल ले लिया, दूसरा फायदा भारत ने उठाया कि भारत ने जो पैसे दिए वो रुपए में दिए, डॉलर दिए नहीं, रूस ने भारत के रुपए ले लिए। और तीसरा भारत ने एक और चीज करी कि भारत ने उसको, रूसी तेल को इंडिया में करा रिफाइन। जब रिफाइन करा तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया चेंज, उसका कैरेक्टर हो गया चेंज। भारत ने उठाया और भेजा यूरोप, पूरा का पूरा रशियन तेल उठा के यहां से पूरा रिफाइन करके भेज दिया वहां पे। उस पे सैंक्शंस नहीं थे, सैंक्शंस थे रूसी तेल पे, लेकिन एक बार भारत ने रिफाइन कर दिया उसको, फिर वो रूसी तेल रहा नहीं। तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नियरली 1 ईयर इंडिया वाज द टॉप ऑयल सप्लायर टू यूरोप। इंडिया ने सऊदी अरब को बीट कर दिया। भारत ने इतना रूसी तेल रिफाइन करके भेजा यूरोप में कि भारत ने बीट कर दिया सऊदी अरब को। लोग, अच्छा यूरोपियंस को इसी की तो खुजली है यार, उनकी खुजली यह है कि भाई भारत को हमने पत्थर फेंके, भारत के ऊपर भारत ने इतने पत्थर फेंके, भारत ने एक महल बना लिया उसका। यार हम तो ये चाह रहे थे कि पत्थर शरीर पे लगे दर्द हो, सर पे लगे सर फूटे खून निकले, हमने तो पत्थर इसलिए फेंके थे। इन भाइयों ने इकट्ठा करके पूरा एक महल बना लिया और रह भी रहे हैं उसके अंदर, ये तो गलत चीज है। तो 3 किस्म के फायदे उठाए, मैं दोबारा बताता हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सस्ता तेल, दूसरा नंबर पे फायदा रुपए में खरीदारी, और तीसरे नंबर का फायदा वही रुपए में खरीदे हुआ तेल भारत में रिफाइन करा और यूरोप को भेजा और मोटे यूरो कमाए, अरबों यूरो, जिसकी वैल्यू डॉलर से ज्यादा है आज की तारीख में। भारत ने अरबों कमाए, ठीक है जी। तो ये भारत ने जाके वहां पे सबको समझाया, डॉक्टर जयशंकर ने जाके सबको समझाया। अच्छा ये लोग क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूं। अब एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यूनिपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड। मैं आपको तीनों कंसेप्ट समझाता हूं, फिर मैं वापस डॉक्टर जयशंकर के पास जाऊंगा। ये पूरा झगड़ा क्यों चल रहा है यूक्रेन को लेके, रशिया को लेके, हर समय भारत के पीछे पड़ना, ये इशू है क्या? देखिए दोस्तों, एक जमाने में बाइपोलर वर्ल्ड था, एक या दो। अच्छा बाइपोलर जब मेडिकल बोलते हैं ना तो उसमें फिर बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं, वो एक अलग मामला है। बाइपोलर यानी कि दुनिया के 2 पोल, राइट। तो एक जमाने में दोस्तों 1990 के दशक के पहले क्या हुआ करता था, एक था यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो पूरा ईस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर के साथ था और आयरन कर्टन कहते थे और दुनिया भर के नाम उसको दिए जाते थे, राइट। और दूसरा था वेस्टर्न ब्लॉक, जिसके अंदर वो पूरे के पूरे इस तरफ के वेस्ट के देश, जिसमें वेस्टर्न यूरोप भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें कनाडा भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है जो कि क्लासिकली वहां पे नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड भी है, ये सब लोग मिला के एक। तो इनमें आपस में कंपटीशन चलती थी। अच्छा जी, 1979 से रूस जाता है अफगानिस्तान, घुस गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान क्यों घुसा, अब वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर इट, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म हो सकता है किसी और दिन मैं आपको बताऊं। इसमें स्टोरी क्या हुई दोस्तों, स्टोरी ये हुई है कि 1979 में रूस घुसा। क्यों घुसा, 2 फैक्शंस थे वहां पर और दोनों कम्युनिस्ट थे, यानी कि अफगानिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक परचम पार्टी थी, एक खल्क पार्टी थी। खल्क उर्दू, परचम कहते हैं झंडे को और खल्क कहते हैं आवाम, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, आम लोग, उनको कहते हैं खल्क। एक खल्क पार्टी, एक परचम पार्टी, इनको सपोर्ट करने के लिए रूसी फौजों ने आमू दरिया पार करा, घुस गए अफगानिस्तान में। 10 साल के ऑपरेशन के बाद ये लोग वहां से निकले, तब तक मुजाहिदीन ये सब पैदा हो गए थे। और दोस्तों जब ये वापस गए आमू दरिया को पार करके, तो सोवियत रूस के हो गए 15 टुकड़े, जिसमें शामिल था रशिया, फिर जॉर्जिया, फिर यूक्रेन, फिर क्रीमिया, फिर ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जितने भी स्थान है सब वहीं के हैं। समझ रहे हैं आप, ये सब हो गया। अब इसके बाद वर्ल्ड हो गया यूनिपोलर। यूनिपोलर कैसे हो गया, यानी कि पहले बाइपोलर था, इसमें यूएसएसआर भी था, यूएस भी था, अब ये गिर गया, अब रह गया सिर्फ अमेरिका। अमेरिका ने अपनी पूरी गुंडागर्दी करी, लेकिन अमेरिका को एक ये बात नहीं पता थी कि चुपचाप बैठा एक अमेरिका का पालतू बच्चा, जो मुंह नहीं खोलता था, हाथ जोड़ के सर झुका के अमेरिका से बात करता था, वो बच्चा धीरे धीरे बादाम खा के बड़ा बन रहा है। धीरे धीरे अमेरिका ने भी बोला कि हाँ ठीक है, अपना बच्चा है, इसको बड़ा बनने दो, कोई बात नहीं। वो बच्चा बड़ा बनता गया, और एक दिन उसने अमेरिका को भस्मासुर की तरह भस्म करने की कोशिश करी। वो अमेरिका का पालतू बच्चा था चाइना।
भारत की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई दोस्तों। यही डॉक्टर जयशंकर लोगों को समझा रहे हैं। जब वो ऑप्शंस की बात करते हैं ना, व्हेन ही टॉक्स अबाउट ऑप्शंस, तो स्टोरी क्या सुना रहे हैं? वो स्टोरी ये वाली सुना रहे हैं। अब बात देखिए, इस पूरे सिनेरियो में आता है भारत, और भारत की फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है धीरे धीरे। पहले भारत कभी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहा। जब भारत सोवियत रूस के बिल्कुल निकट था, बिल्कुल करीब था, तब भी वो सोवियत ब्लॉक में नहीं था। भारत हर समय नॉन अलाइंड रहा है, राइट? भारत हर समय ये कहता है कि नहीं साहब, आप अपनी जगह जाओ, अमेरिका अपनी जगह जाएगा, यानी कि सोवियत रूस अपनी जगह, अमेरिका अपनी जगह, और भारत और कुछ देश जो उस समय गरीब देश हुआ करते थे, वो एक नॉन अलाइंड, यानी कि वो किसी के साथ नहीं है, वो अपना काम खुद करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये भारत का